हम्म पिछले लगभग 1 साल से, मतलब 2023 से हम सब देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। हाँ बिल्कुल, हर तरफ बस यही चर्चा है। बिल्कुल। और चर्चा यही है कि ये घाटी और पहाड़ की लड़ाई है या फिर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच का एक जातीय संघर्ष है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस आग की जो असल चिंगारी है वो इन समुदायों के बीच नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो है सीमा पार के उन घने जंगलों में, जहां मतलब एक ऐसी फसल उग रही है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $365 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। $365, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। एग्जैक्टली तो जो सतह पर हमें एक स्थानीय लड़ाई नजर आ रही है ना, वो असल में एक बहुत बड़े, मतलब एक बहुत ही खतरनाक भू राजनीतिक मकर जाल का सिर्फ एक हिस्सा है। और आज की हमारी इस गहरी छानबीन का जो मुख्य मिशन है वो इसी धुंधली तस्वीर को साफ करना है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ इम्फाल या चूड़ाचांदपुर की सड़कों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बर्मा, मतलब म्यांमार के जो गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग कार्टेल हैं और जो हिमालयी क्षेत्रों में अफीम की खेती बढ़ रही है, क्या इसके और म्यांमार से हो रही घुसपैठ के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि जब एक राज्य इतने लंबे समय से सुलग रहा है तो सिस्टम में ये अजीब सी खामोशी क्यों है? एग्जैक्टली इसी पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रामाणिक रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं। मतलब हम अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्ट और यूएनओडीसी के बिल्कुल ताज़ा 2025 के सर्वे को आधार बना रहे हैं, राइट? हाँ, और उसके साथ साथ आईडीएसए का रिसर्च पेपर, ग्लोबल इनिशिएटिव की रिपोर्ट और कुछ बहुत ही अहम दस्तावेज जैसे बर्निंग बॉर्डर्स और हार्वेस्ट ऑफ साइलेंस भी हैं। द सीएसआर जर्नल के तथ्य भी हम देखेंगे। बिल्कुल, इन सब की परतें खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, इन पन्नों को पलटने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दे हैं। एग्जैक्टली इन रिपोर्ट्स में कई बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक दावे हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी दर्ज हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस छानबीन का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। हाँ, हमारा काम किसी भी सरकार का बचाव करना या उन पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। हमारी ये छानबीन पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम बस उन तथ्यों और पैटर्न्स को सामने रख रहे हैं जो इन ओरिजिनल स्रोत सामग्रियों में दर्ज हैं। सही कहा। तो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना कहाँ से शुरू करें? राजनीति और हिंसा की बात करने से पहले ना, हमें ये समझना होगा कि असल में भूगोल कैसे बदल रहा है, जमीन पर पनप क्या रहा है। देखिए, अगर हम सिर्फ डेटा पर नजर डालें तो दुनिया के रक्शे पर एक बहुत बड़ा भू आर्थिक बदलाव आ चुका है। यूएनओडीसी का 2025 का सर्वे जो है ना, वो एक चौंकाने वाला सच सामने रखता है। क्या सच? म्यांमार अब दुनिया में अवैध अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है, ऑफिशियली। बाप रे, सबसे बड़ा स्रोत? हाँ, वहाँ अफीम की खेती में लगभग 17% का उछाल आया है और अब ये 53,100 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैल चुकी है। 53,100 हेक्टेयर? ये तो मतलब कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये तो एक इंडस्ट्रियल स्केल का काम हो गया। बिल्कुल, ये एक पूरा औद्योगिक स्तर का अभियान है और इसका सीधा कनेक्शन अर्थशास्त्र से। जैसा कि आपने शुरू में कहा, सूखी अफीम का दाम $365 प्रति किलो हो गया है। तो मतलब मुनाफे का मार्जिन इतना ज्यादा है कि कोई और फसल इसके सामने टिक ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। म्यांमार के सुदूर इलाकों में जहां अर्थव्यवस्था वैसे ही टूटी हुई है, वहां के लिए तो ये सबसे बड़ा सहारा बन गया है। लेकिन एक सवाल है, हम्म अफीम की मांग तो दुनिया भर में हमेशा से रही है, हम्म फिर अचानक से, मतलब इसी समय, म्यांमार इस पूरे खेल का केंद्र कैसे बन गया? आपको तो पता ही होगा, अफगानिस्तान हमेशा से दुनिया की 80% अफीम की सप्लाई करता था। हाँ, गोल्डन क्रेसेंट वाला एरिया। बिल्कुल। लेकिन वहां जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने अफीम की खेती पर एकदम सख्त बैन लगा दिया। अब अचानक से वैश्विक बाजार में अफीम और हेरोइन की सप्लाई गिर गई। और सप्लाई गिरी तो कीमतें आसमान छूने लगी। एग्जैक्टली। और ठीक उसी दौरान 2021 में म्यांमार में एक सैन्य तख्ता पलट हो गया। हाँ। लोकतांत्रिक सरकार हट गई, सेना आ गई। इससे पूरे देश में अस्थिरता और एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो गया। ये तो बिल्कुल पानी से भरे गुब्बारे को दबाने जैसा है।
क्या मतलब? मेरा मतलब है एक वाटरबेड इफेक्ट की तरह। अगर आप अफगानिस्तान में अफीम पर प्रतिबंध लगाकर उसे जोर से दबाएंगे तो वो पानी गायब थोड़ी होगा। हाँ, वो अपना रास्ता बदलेगा। बिल्कुल, वो अपना रास्ता बदलकर म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर की तरफ फूल जाएगा, क्योंकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स हैं, इनकी सप्लाई चेन कभी रुकती नहीं है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और ये जो गुब्बारा है ना, ये सिर्फ म्यांमार तक ही नहीं फूला, ये पश्चिम की ओर खिसक रहा है, मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। खास तौर पर मणिपुर और मिजोरम की तरफ। बिल्कुल। द सीएसआर जर्नल की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि मणिपुर हिंसा के कारण अब यह मल्टी मिलियन डॉलर का ड्रग ट्रेड मिजोरम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मिजोरम में ड्रग्स की जब्ती बहुत बढ़ गई है। तो बेसिकली भारत अब एक ट्रांजिट कॉरिडोर बन गया है। एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट है और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल, और हम बीच में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, ड्रग्स खुद चलकर तो सीमा पार नहीं करते ना। हाँ, बिल्कुल। 53,100 हेक्टेयर में उग रही अफीम को प्रोसेस करने, हेरोइन बनाने और बॉर्डर पार ले जाने के लिए तो अब बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए होगा। गाड़ियां, रास्ते और सबसे बढ़कर बंदूकें और राजनीतिक संरक्षण। यहीं पर आईटीएसए और अल जजीरा की रिपोर्ट्स इस पूरे नेक्सस को खोलकर रख देती हैं। उन्होंने बताया है कि राजनेताओं, व्यापारियों और विद्रोही गुटों का एक खतरनाक गठजोड़ काम कर रहा है। विद्रोही गुट कैसे शामिल है इसमें? देखिए, म्यांमार में कई एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ईएओ कहा जाता है। ये सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक सेना से लड़ने के लिए आपको हथियार और भारी पैसा चाहिए, जो कि ड्रग्स से आता है। बिल्कुल। ये गुट अफीम और ड्रग्स की लैब्स को सुरक्षा देते हैं, और फिर ये ड्रग्स भारत की तरफ धकेले जाते हैं, जहां भारतीय उग्रवादी गुट इसे रिसीव करते हैं। रिपोर्ट्स में कुछ खास गुटों का नाम भी है ना? हाँ, रिपोर्ट्स में केएनओ मतलब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूटीएलए जैसे उग्रवादी गुटों का जिक्र है। ये सब इस ड्रग मनी से हथियार और विस्फोटक खरीदते हैं। ये तो पूरा एक सिंडिकेट बन गया। और अल जजीरा की उसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि मणिपुर की एक पूर्व पुलिस अधिकारी थोनाउजम ब्रिंदा का एक हलफनामा भी है। ओह हाँ, वो हलफनामा तो बहुत ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। उन्होंने अदालत में साफ कहा कि पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ती है, मतलब जो सड़क पर पुड़िया बेच रहे हैं, लेकिन जो असली बड़े माफिया हैं उन्हें जानबूझकर राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राजनेता चुनावों में अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए इन विद्रोही गुटों का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स से पैसा बनता है, पैसे से चुनाव जीते जाते हैं, और फिर माफियाओं को खुली छूट मिल जाती है। और ये खुली छूट सिर्फ हेरोइन के लिए नहीं है। सिंथेटिक ड्रग्स, खास तौर पर याबा पिल्स का कारोबार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। याबा पिल्स? वो जो सस्ती वाली गोलियां होते हैं? हाँ, हेरोइन के लिए तो अफीम की खेती का इंतजार करना पड़ता है, पर याबा पिल्स म्यांमार के जंगलों में छोटी छोटी मोबाइल लैब्स में रसायनों से बन जाती हैं। इन्हें छिपाना बहुत आसान है। लेकिन एक बात सोचिए, ये बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? हाँ? मतलब हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, मुरे बॉर्डर और वो सब इलाके। एग्जैक्टली। मोरे सीमा पर असम राइफल्स, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की 24 घंटे भारी मौजूदगी रहती है। इतना भारी सैन्यीकरण है वहां, तो फिर एक मल्टी मिलियन डॉलर का ड्रग कार्टेल अदृश्य रूप से कैसे काम कर सकता है? ये तो सबसे तीखा सवाल है। क्या ये खुफिया सिस्टम की नाकामी है या फिर कुछ और ही चल रहा है? देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ नाकामी नहीं है, कई बार ये सिस्टम के भीतर का ही भ्रष्टाचार होता है। मतलब सुरक्षा बल भी शामिल है? रिपोर्ट में ऐसे मामले बताए गए हैं जहां कुछ सुरक्षाकर्मी, पुलिस और असम राइफल्स के कुछ लोग भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। जब पैसे का लालच इतना बड़ा हो तो सिस्टम में सेंध लगी जाती है। बाप रे। और इस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीमाओं पर लोगों की बेरोक टोकावाजाही भी तो जरूरी है, जो सीधे तौर पर घुसपैठ और जमीन के विवाद से जुड़ती है। बिल्कुल। म्यांमार में अस्थिरता की वजह से बहुत से चीन शरणार्थी और अवैध प्रवासी भारत आ रहे हैं। इसी वजह से तो भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम यानी एफएमआर को रद्द कर दिया है। हाँ, एफएमआर को रद्द किया गया, लेकिन बर्निंग बॉर्डर्स और हार्वेस्ट ऑफ साइलेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं है। तो क्या है? यह जो घुसपैठ का मुद्दा है ना, ये सीधे तौर पर जमीन पर कब्जे, जंगलों की कटाई और नई अफीम की खेती से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। हार्वेस्ट ऑफ साइलेंस में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में अफीम की खेती फैलना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सुविचारित पैटर्न है, एक प्लान रणनीति।
कार्टेल जानबूझकर डेमोग्राफिक्स मतलब जनसांख्यिकी को बदल रहे हैं ताकि नए इलाकों में जंगलों को काटकर अफीम उगाई जा सके। तो जो कुकी-ज़ो और मैतेई समुदायों के बीच इतना भयंकर अविश्वास है, उसकी जड़ भी यही है। मैतेई समुदाय को लगता है कि बाहरी लोग आकर जमीन कब्जा रहे हैं और नार्को स्टेट बना रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ कुकी समुदाय का मानना है कि ये सिर्फ उन्हें निशाना बनाने और नार्को टेररिस्ट का ठप्पा लगाने का बहाना है। ये सच में एक बहुत जटिल स्थिति है, लेकिन ये सब देखने के बाद ना एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब ड्रग्स, हथियार और घुसपैठ मिलकर इतनी तबाही मचा रहे हैं, 2023 से ये राज्य जल रहा है, तो फिर सिस्टम की तरफ से इतनी लंबी चुप्पी क्यों है? इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? इसके लिए ना ग्लोबल इनिशिएटिव की रिपोर्ट एक बहुत चौंकाने वाला दावा करती है। उनका मानना है कि कई बार राज्य मतलब स्टेट जानबूझकर इस गैर कानूनी या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को अनदेखा करता है। अनदेखा करता है? पर क्यों? कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उन सुदूर इलाकों में रोजगार के दूसरे साधन नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर अचानक से सेना भेजकर इस पूरी इकोनॉमी को रातों रात खत्म कर दिया जाए तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, और अगर वो बेरोजगार हुए तो बगावत कर देंगे। बिल्कुल, लोग भूख से मरने की बजाय सीधे राज्य के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो कई बार सरकार इसे एक प्रेशर वॉल्व की तरह टॉलरेट करती है। यार, ये तो मतलब एक नियंत्रित जंगल की आग से खेलने जैसा हो गया ना। नियंत्रित जंगल की आग? हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटी आग ये सोचकर लगाई कि वो उसे काबू कर लेगा ताकि पुरानी सूखी पत्तियां जल जाएं और सब कंट्रोल में रहे। लेकिन अब वो आग पूरे जंगल को भस्म कर रही है। बहुत गहरी बात कही आपने। और कोई उसे बुझाने आगे नहीं आ रहा है। और इसी में बर्निंग बॉर्डर्स की रिपोर्ट एक और खतरनाक एंगल जोड़ती है। कौन सा एंगल? सैन्यीकरण का। पूर्वोत्तर खनिज और संसाधनों से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि क्या जानबूझकर इन क्षेत्रों में अस्थिरता बनाई रखी जाती है? ओह, ताकि वहां भारी सैन्यीकरण और AFSPI जैसे सख्त कानूनों को जायज ठहराया जा सके। एग्जैक्टली। आरोप यह है कि ये निरंतर तनाव असल में वहां की जमीन और संसाधनों पर कंट्रोल बनाए रखने का एक बहाना हो सकता है। ये तो बहुत ही डार्क एनालिसिस है, लेकिन ये संकट अब सिर्फ पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं है। जो हेरोइन और याबा पिल्स वहां बन रही हैं, वो सिर्फ बॉर्डर पर थोड़ी रहती हैं। बिल्कुल नहीं, वो सब मुख्य भूमि भारत तक पहुंच रही हैं। हाँ, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, इन सब के गली मोहल्लों में बिक रही हैं। तो ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वहां की स्थानीय समस्या नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य का मुद्दा है। सही कहा। हमारी भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा दांव पर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, स्थानीय उग्रवाद और नशा सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद ना एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जो भले ही रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर ना लिखा हो, लेकिन पूरी तस्वीर देखने के बाद अपने आप खड़ा हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब कोई भी देश अपनी भू राजनीतिक रणनीति के तहत किसी शैडो इकोनॉमी या गैर कानूनी ताकतों को अपने फायदे के लिए टॉलरेट करता है ना, हाँ, तो एक दिन वो भस्मासुर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। एक दिन वे ताकतें खुद सत्ता से भी बड़ी हो जाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उस टिपिंग पॉइंट को पार कर चुके हैं जहां राज्य का नियंत्रण खत्म हो चुका है? हाँ, क्या राज्य का कंट्रोल खत्म हो चुका है और क्या ये कार्टेल ही अब हमारा नया सिस्टम बन गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस गहरी छानबीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।